अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सज़ा के ख़िलाफ़ अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में अपीलों की समाअत हुई। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी से मुतालिक तामील के हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया कि एवन फील्ड अपार्टमेंट पर 2 बार पाकिस्तानी हाई कमीशन के नुमाइंदे वारंट्स की तामील के लिए गए, मगर वहां मौजूद शख्स ने वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार कर दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने बताया कि हाई कमीशन ने कॉमनवेल्थ ऑफिस से टेलीफोनिक रब्ता किया, लेकिन ऑफिस ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद हमारा इख्तियार नहीं, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब ये हुआ कि कॉमनवेल्थ ऑफिस हमें सहूलत देने को तैयार नहीं। हमें शवाहिद के साथ खुद को मुतमईन करना है कि अदालत ने वारंट्स की तामील के लिए अपनी पूरी कोशिश की है। इस मौके पर नैब के एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने यह मौक़िफ़ पेश किया कि नवाज शरीफ वारंट गिरफ्तारी जारी होने से आगाह हैं। ये तो नवाज शरीफ के वकील ने भी बताया था कि उन्हें अदालती हुक्म से आगाह कर दिया गया है। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि मुल्जिम नवाज शरीफ हुकूमत और अवाम को धोखा देकर गया है। मुल्जिम लंदन में बैठकर हुकूमत और अवाम पर हंसता होगा, निहायत ही शर्मिंदगी का मकाम है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस सारी एक्सरसाइज का मकसद है कि कल मुल्जिम आए तो ये ना कहे कि उसे मालूम नहीं था। मुल्जिम को पता है कि वो सारे सिस्टम को शिकस्त देकर गया है। उनका बैरून मुल्क जाना पूरे निज़ाम की तज़हीक है। आइंदा वफाकी हुकूमत को भी ख्याल रखना चाहिए कि कैसे किसी को बाहर जाने देना है या नहीं। जितनी कोशिश एक मुजरिम को वारंट पहुंचाने में लग रही है, कई साइलिन को रिलीफ दिया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त गुजार नवाज शरीफ तो पूरी कौम से खिताब कर रहा है। क्या हम लिख सकते हैं कि मुल्जिम नवाज शरीफ कहीं रूपोश हुआ है? अदालत ने एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त की समाअत के लिए मंजूर कर ली और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए 7 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया है। दूसरी तरफ आज लाहौर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सदारत में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी हुआ। इजलास में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया गया। तमाम हालात के पेश नज़र सियासी हिकमत अमनी और मुस्तकबिल का जो लाहे अमल है, इस पर मुशावरत की गई। इजलास से वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने बेमिसाल जुर्रत, बहादुरी और इस्तक़लाल का मुज़ाहरा किया है। शहबाज शरीफ को सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने दयानतदारी से कौम और मुल्क की खिदमत की है। शहबाज शरीफ ने पंजाब में दिन रात मेहनत करके बिजली के कारखाने लगाए। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ के साथ सलूक जो हुआ है उस पर मैं दुखी हूँ। हमारे बच्चों के साथ जो सलूक हो रहा है, तारीख़ में ऐसा स्याह रवैया नहीं अपनाया गया। जो कुछ हो रहा है इससे हमारे जज्बे मज़ीद बड़े हैं और हम अपनी जद्दोजहद को मज़ीद तेज़ करेंगे। नवाज शरीफ ने इजलास में शरीक अपने अरकान असम्बली से सवाल किया कि जिस पार्लियामेंट के आप रुकन हैं वो कितनी खुद मुख्तार है। मुझे लोगों से पता चलता है कि इस पार्लियामेंट को कोई और चला रहा है। दूसरे लोग पार्लियामेंट में आकर बताते हैं कि आज एजेंडा क्या होगा। पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना दिया गया है। जिसे लाए हैं उसका तो जहन खाली है। पछता तो रहे होंगे आप लाए, आपको ही अब जवाब देना होगा। ये बंदा तो कसूरवार है ही, लेकिन लाने वाले असर कसूरवार हैं। इसका जवाब भी उन्हें देना होगा। पीडीएम का फैसला है कि इसका जवाब देना होगा। नवाज शरीफ का कहना था कि रोज़ाना बुनियादों पर पार्टी को मैं दस्तयाब रहूँगा, पार्टी जो फर्ज सौंपेगी अदा करूँगा, आपकी मुशावरत का मुंतज़िर हूँ। इजलास से वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करते हुए नवाज शरीफ का ये भी कहना था कि आज तो हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निकलकर अपनों की ग़ुलामी में आ गए हैं। हम आज़ाद शहरी नहीं हैं। अपने आप से पूछिए क्या आप आज़ाद शहरी हैं? वो वक्त दूर नहीं जब तमाम चीज़ों का हिसाब देना होगा। 2 टोक फैसला हमने किया है कि ज़िल्लत की ज़िंदगी हम नहीं जी सकते। जुल्म ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ खड़े होने का कौम ने फ़ैसला कर लिया तो तब्दीली सालों में नहीं, चंद महीनों और हफ्तों में आ जाएगी। अब सवाल ये है नाजरीन कि क्या नवाज शरीफ को सियासत करने से पहले अपने आप को अदालतों में पेश करना चाहिए? सवाल ये भी है कि आखिर कब तक नवाज शरीफ बीमारी की आड़ में लंदन में बैठकर ऐसे सियासत करते रहेंगे? सवाल तो ये भी अहम है कि क्या हुकूमत कानूनी तौर पर नवाज शरीफ को वापस लाने की सलाहियत रखती है? और सबसे अहम सवाल कि आखिर कब तक नवाज शरीफ ऑपोजिशन की एहतजाजी तहरीक को लीड करेंगे? मैं बात करूंगी, इस पर मुझे ज्वाइन किया है
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब आपका। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, इंट्रो में आपने भी सुना होगा, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ पूरे निज़ाम को धोखा देकर बैरून मुल्क चला गया, अब वहाँ बैठ कर वफाकी हुकूमत और आवाम पर हंसता होगा। नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना पूरे निज़ाम की तज़दीक है। तो एतजाज़ साहब, क्या समझा जाए कि वही अदालतें जिन्होंने रिलीफ दिया, जिन्होंने इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त दी, ये तो पूरे सिस्टम पर फिर एक सवालिया निशान है। फिर इसमें तो वो डॉक्टर्स भी शामिल हैं जिन्होंने बीमारी की तस्दीक की, फिर इसमें तो वज़ीर-ए-आज़म के वो सोर्स भी शामिल हैं जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि हाँ वाकई नवाज शरीफ जो है ना वो बीमार है, इनकी बीमारी पर कोई शक नहीं किया जाना चाहिए। ये तो हमारे पूरे मुल्क के निज़ाम के एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है इन रिमार्क्स के बाद। क्या कहेंगे चौधरी साहब? ये वो जो रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट्स थी और ब्लड काउंट की रिपोर्ट्स थी, उनके बारे में तो बहुत शकूक शुबात आप पाए जाते हैं कि वो किस तरह लेबॉर्ट्री में खून जाता रहा और उसमें कौन सा वो कोई एलिमेंट मिला के जिससे वो सैंपल में ब्लड के जो वाइट सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो अब तो बहुत कहानियाँ चल रही हैं और बहुत सारे किरदार हैं जो कि, और ख़ासकर लेबॉर्ट्रीज़ में, डॉक्टर ने तो लेबॉर्ट्रीज़ पे चलना था ना। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी लेबॉर्ट्री रिपोर्ट पे ही चलना है, और लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स को इन्होंने एक दो नाम जो बड़े आए हैं वो इसी में कि उन रिपोर्ट्स में हेरा फेरी इन्होंने बड़ी हिसाब किताब से की है बड़ी। चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, हुकूमत के लिए नवाज शरीफ को वापस लाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है? आए रोज़ वहाँ पे लेटर भी लिखने की बात करते हैं, पहले भी ख़त लिखे हैं इन्होंने बरतानवी हुकूमत को, तो कितना आसान है आप समझते हैं या मुश्किल है इस हुकूमत के लिए नवाज शरीफ को वापस लेके आना? नहीं, वो बहुत मुश्किल है। अच्छा, वो अल्ताफ़ हुसैन को कई हुकूमतें नहीं ला सकी, यके बाद दीगरें आती रहीं, और अल्ताफ़ हुसैन पे चोरी, कत्ल, साजिश, मुल्क के खिलाफ साजिश, क्या क्या मुकदमा बना हुआ था, कितने मुकदमे थे वो, और है अभी भी, उसको नहीं ला सके। ये इसहाक डार को नहीं ला सके। बरतानिया से लाना बड़ा मुश्किल है। हाँ। बरतानिया में इस वक्त अरबपति, जो मफरूर अरबपति है ना, उनकी आमाजगाह और पनाहगाह लंदन है। सही। और इंडिया के कोई कहते हैं 5000 मफरूर अरबपति बैंकों को फ्रॉड करके और ये वो करके इधर उधर, और वो बैठे हैं वहीं जाके, और वहाँ बड़ी ऐश की जिंदगी लंदन में गुजार रहे हैं, पर वो वापस वो नहीं भेजते। वो तो कहते हैं अरबपति हो, अगर पैसा जितना ज्यादा आपके पास है आप आ जाओ, हमारे पास पनाह ले आओ, पैसा भी ले आओ और बैंक में रखो और हमारी ऑफशोर में रखो। सही। तो चौधरी साहब, तो फिर जो वहाँ नोटिस भेजे जा रहे हैं उनकी फिर क्या कानूनी हैसियत है? कहा जा रहा है कि नोटिस वहाँ पे भेजा गया वारंट्स का, वो वसूल करने से इनकार कर दिया गया, फिर उनकी कानूनी हैसियत क्या है? देखें, डाक के जरिए तो वो नहीं जाएगा दूसरी एक जुरिस्डिक्शन में, वो उस पर अमल दरामद नहीं होगा। और ये इन्होंने सुना कोरियर के जरिए भेजना शुरू किए, पहले एम्बेसी का बंदा गया, एम्बेसी का बंदा भी नहीं जाता। हाँ। ये तो वहाँ की आप इंतजामिया के साथ और वहाँ की पुलिस और तफ्तीशी जो वहाँ की कानून के तहत बनी हुई, वहाँ के कानून के तहत बने हुए इदारे हैं और काम कर रहे हैं सरकारी, उनके जरिए आप तामीर कराते हैं। अब यहाँ वरना हर जगह पाकिस्तान में ना फिर रहे हो स्कॉटलैंड यार्ड के एजेंट्स, और जिसका भी जो भी मफरूर समझता है कि मफरूर में हमारा कोई है, इंडिया 2-4 मफरूर समझता है, इंडिया के इंडियन एजेंट लेके फिरते हो यहाँ उनकी वो हाई कमीशन के बंदे, और कि ये जी हाफिज सईद की हमने सर्विस करा ली, ये इसकी सर्विस करा ली, तामील करा ली। ये इनका काम नहीं है, और गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है उसको ला। वो नवाज शरीफ धोखा दे के बिल्कुल, अगर जज साहब ने ये कहा है तो ठीक कहा है, मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि मामू बना के चला गया, और वो आप अच्छा। तो चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं
कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की खामोशी के बाद एकदम सख्त बयानी आना, APC में जो उनकी तकरीर थी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, अब क्या समझते हैं इसका बैकग्राउंड? आपको भी लगता है कि मोहम्मद ज़ुबैर की जो 2 दफ़ा मुलाकात हुई है अस्करी क़यादत के साथ, और अगर आप कहें कि कुछ तवक्कुआत थी या कुछ रिलीफ लेने की जो बातें सामने आ रही हैं कि इस वजह से मुलाकातें की गई, DG ISPR ने भी कहा वो मुलाकातें ही नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हवाले से थी, तो आपको लगता है जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हो सकी, उन तवक्कुआत को, ख्वाहिशात को धचका लगा, जिसकी वजह से मरियम नवाज और नवाज शरीफ ये सख्त बयानियां अपनाने पर मजबूर हुए हैं इतनी खामोशी के बाद? नाकामी का रिएक्शन तो अब बहुत और नाकामियों की सूरत में नजर आ रहा है ना। मेरा ख्याल है स्वाए शायद खाकान अब्बासी के कोई इनके साथ कोई बंदा इनका नहीं है, क्योंकि अब देखें शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए हैं। शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए हैं और एक टायर नहीं जला, एक कोई मतलब है एक आदमी भी बाहर नहीं निकला, झंडा उठा के निकला हो बेचैनी में। बाद में तो लाएंगे कुछ, वो तो फिर किराए वाले आएंगे ना। अच्छा। लेकिन वो जुलूस जो एक स्पॉन्टेनियस हो, लोगों का गुस्सा, लोगों का को तैश जो आता है कि हमारे लीडर को, कायद को पकड़ लिया, सारी लीडरशिप घर बैठी रही है, कोई नहीं निकला। कोई ये पंजाब GT रोड के और सियालकोट और गुजरांवाला और जेलम और ये सारा GT रोड जो नवाज शरीफ का था, कोई एक पत्ता नहीं हिला, एक मतवाला नहीं निकला जिसने एक नारा ही लगा दिया हो कि शहबाज शरीफ जिंदाबाद। और नवाज शरीफ और मरियम को ये प्रॉब्लम है कि मरियम जब गिरफ्तार होने आई और वालिद के साथ और यहाँ गिरफ्तारी पेश करने, और पता नहीं उसमें कितना खर्चा इनका हुआ होगा फैमिली का, और शहबाज शरीफ 10-12 हज़ार बंदा लेके, 8-10 हज़ार बंदा लेके, और वो चेरिंग क्रॉस घूम रहा था, तो पहुंचा ही नहीं एयरपोर्ट। तो इनके आपस में मतलब है कोई मोहब्बत प्यार ज्यादा नहीं हो सकती, ये कहेंगे जरूर, पर लोग भी एतमाद नहीं करते ना लोग। अच्छा, तो चाहे साहब ऑपोजिशन फिर कैसे एतबार कर रही है? APC का एलामे को आप देख लें, एक तरफ मुलाकातें हो रही हैं, डील की बातें हो रही हैं, अंदर खाते अपने मामलात सेटल करने की बातें हो रही हैं। आप भी मेरे प्रोग्राम में बड़ी बार कह चुके हैं कि नून लीग तो इस पर तो एतबार किया नहीं जा सकता, हमें आगे कर लेते हैं, पीछे से खुद डील कर लेते हैं। तो अभी भी आप देखें APC में बैठ के ऑपोजिशन के साथ क्या इन्होंने बयानिया अपनाया, फिर मोहम्मद ज़ुबैर की मुलाकातों के बाद क्या चीज़ें सामने आई, तो ऑपोजिशन ऐसे में कैसे एतबार कर सकती है फिर नून लीग पर? बस वो एक इनका इन्हिसार मौलाना फजल रहमान पे ही होगा। अच्छा। और मौलाना फजल रहमान भी क्या करेगा, 4-5-7 हज़ार बंदे उसके पास लठ बरदार हैं, जिनको वो पठान ज़ोब के डिस्ट्रिक्ट के, डेरा इस्माइल डिस्ट्रिक्ट के और तीसरी डिस्ट्रिक्ट बन्नू डिस्ट्रिक्ट के, तो वो उनको लिए फिरेंगे इधर उधर। वो बलूचिस्तान भी वही पहुंचेंगे मतवाले मौलाना फजल रहमान के। और ये इनके लिए जो एक वेकअप कॉल है ना, वेकअप कॉल, जिसने झंझोड़ दिया, मैं तो हूं तो उसकी जगह तो झंझोड़ा जाऊं कि शहबाज शरीफ गिरफ्तार एक दिन हो रहा है, दूसरे दिन अदालत में पेश हो रहा है, पुलिस ज्यादा है, मतवाले कम है। मतवाले भी 20-30 है, पर वो कम है और पुलिस ज्यादा है। उसकी गाड़ी के इर्द गिर्द आप वो देखें, वो साफ नजर आता है। तो चाहे साहब मौलाना साहब का फिर ये कहना कि सीधे हो जाओ, और क्योंकि हम तो सीधे हैं नहीं, तो अफगानिस्तान में जो अशर अमेरिका का हुआ वो तुम्हारा कर देंगे, ये किसकी तरफ मौलाना साहब इशारा कर रहे हैं? इतना इंतहाई सख्त मौक़िफ़ नहीं, मौलाना तो मतलब है रवादारी में, और इनके साथ उसने अपना गठ जोड़ा हुआ है, तो उनके साथ चल रहा है मुरब्बत में, आंख की शर्म से मेरा की वजह से मेरा चल रहा है। अच्छा। और कुछ मौलाना को भी एहसास यही होगा कि भाई भाई का साथ नहीं देता। आपने देखो नवाज शरीफ ने क्या किया शहबाज के साथ,
उसको प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया, बिल्कुल ऐसे पार्टी मीटिंग में अनाउंस किया, पार्टी मीटिंग में अनाउंस करके उसने टोपी उतार के सारों से दाद भी ले ली, तालियां भी बज गईं। और तीसरे दिन शाहिद खाकान अब्बासी को बना दिया। ये इनके आपस में भी कुछ बड़ा मतलब फॉल्ट लाइन है। दोनों भाई लंदन में बैठ के वो मौजें कर रहे हैं, वो इतनी शाइनिंग बड़ी बड़ी गाड़ियों में, शाइनिंग किस तरह पॉलिश हुई भी होती है वो गाड़ी जिस पे नवाज शरीफ ने बैठना होता है, वो मर्सिडीज है या बेंटली है या जो भी हो, और वो पॉलिश हुई हुई गाड़ियों में वहां बैठे हुए हैं और फिर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और बहन यहाँ धूप में खड़ी है। तो ये इनमें कोई मुझे ऐसी मुरब्बत नहीं नजर आती। अब आप देखें, ये भी देखें, ना भूलें कि जब 2000 दिसंबर में ये गए हैं बाहर और समझौता करके 10 साल का, उन्होंने नान चौधरी निसार अली में था, हिरासत में था, मुशाहिद हुसैन हिरासत में था, ख्वाजा आसिफ हिरासत में था, गौस अली शाह साहब हिरासत में थे, शाहिद खाकान अब्बासी हिरासत में था। किसी से मशवरा ही नहीं किया, बात ही नहीं की, चुपचाप उधर से निकले हैं। वो गौस अली शाह कहते हैं कि जी मुझे मियाँ साहब कह के गए जेल में से, मैं बाहर बड़ी खामोशी में राजदारी में कहा कि 2-3 घंटे के लिए जा रहा हूँ और आप सबकी बात करके आ रहा हूँ। और जो कराची जेल से निकले तो जहाज पे बैठे, प्राइवेट जहाज पे लाहौर की एयरपोर्ट पे आए, वहाँ सारे बाकी फैमिली भी इकट्ठी थी, बादशाह के जहाज पे बैठे और चले गए बाहर। उनको बाद में पता लगा। तो इन पे इंसार अब कारकुन भी जरा सोच के ही करेगा ना। कारकुन इनके ने मार खानी है और मार खाई है, बड़ी मार खाई है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की वजह क्या वाकई वो 177 जाली टीटीज हैं जिनकी बात शहजाद अकबर साहब बड़ी बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं, या आप समझते हैं उन्होंने, आप भी जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने तो हमेशा मुफाहमती रवैया जो है ना वो अपनाया, वो एजिटेशन की तरफ वो तो बिलीव रखते ही नहीं है, मुफाहमना सियासत हमेशा उन्होंने की है। या आप समझते हैं उनकी गिरफ्तारी की वजह एक तरफ APC होती है, इतना सख्त बयानिया है, दूसरी तरफ आप देखें शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हो जाती है, इस सख्त बयानी की वजह से गिरफ्तारी हुई है, वाकई वो जाली टीटीज का मामला है? क्या लगता है आपको? नहीं, वजह तो ये है कि अदालत ने मेरा ख्याल है मेरिट्स पे फैसला किया है। कोई अदालत ने बड़ा मौका दिया, इनको बड़ा मौका दिया कि ये कोई एक्सप्लेन कर दें। वो टीटियां आखिरकार अगर बेटों के नाम पे भी आ रही हैं, बेटे किसके हैं? चीफ मिनिस्टर के हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ है। हाँ, और हाँ। उसकी टीटियां, बेनामी टीटियां 2-3 करोड़ की, 50-70 लाख की ये टीटी होती है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बैंकिंग। हाँ, हाँ। इसमें उधर जो ट्रांसफर कर रहा है लंदन से, वो लाहौर में बैठा हुआ है और उसके बैंक अकाउंट जो अपना है उसमें 17,000 रुपए हैं और उसको वो 1.5 करोड़ की टीटी कर रहा है एक वक्त, और वो सलमान को कर रहा है या हमजा को कर रहा है। तो ये फिर आगे शहबाज का भी लिंक आ जाता है। जो हमने ये सुना है टेलीविजन पे और जितनी डॉक्यूमेंटेशन आपके मीडिया पे आई है उससे तो यही सारा नजर आता है। ये तो मुश्किल इनको पड़ गई है क्योंकि डॉक्यूमेंटेड है। तो फिर एक और सवाल जो उठाया जा रहा है वो ये कि जब शहबाज शरीफ के इस केस में रेफरेंस नैब ने दायर कर दिया है तो फिर बेहतर होता है कि आप मुकदमा चलाएं, अदालत से सज़ा दिलवाएं, उसके बाद वो अपनी सज़ा भुगतें। एक तरफ आप कहते हैं आपने इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली है, आपने रेफरेंस भी दायर कर लिया है, फिर आप गिरफ्तारी भी साथ कर लेते हैं, आप अदालत में पहले मुकदमा चला के सज़ा तो दिलवा दें। तो ये कानूनी लिहाज से ये नुक्ता कितना इसमें कितना वजन है, कितनी जान है जो नून लीग वाले भी उठा रहे हैं कि एक तरफ आप रेफरेंस दायर कर रहे हैं, फिर आप गिरफ्तारी कर रहे हैं। शादिया, जब रज़ा रब्बानी और खुर्शीद शाह और मैं, खुर्शीद शाह लीडर ऑफ दी अपोजिशन थे कौमी असम्बली में, मैं सेनेट में लीडर ऑफ दी अपोजिशन था पार्टी की जानिब से, और मियाँ नवाज की हुकूमत थी। जब हम जाके उनको कहते थे, जब धरना इमरान खान ने दिया हुआ था तो हम बिल्कुल उनके साथ जुड़ गए थे, गवर्नमेंट के साथ, पार्लियामेंट के साथ। तो इनको कहा कि 184 आर्टिकल 184 में तरमीम करके उसमें अपील प्रोवाइड कर दें। हाँ। नैब ऑर्डिनेंस में ये 61F जो है इसको निकाल लें
और नैब के केसेस में बेल की जमानत की गुंजाइश डाल दें। मुल्जिम रहेगा, मुजरिम होगा तो सजा पाएगा, पर मुल्जिम पे होते हुए उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए। तो मियां साहिबान और इनके जो साथी बैठे होते थे इनके साथ, वो हमारे साथ इस तरह बात करते थे कि जैसे तुम पिपलियों को तो जरूरत होगी इन तरामीम की, हमें क्या जरूरत है। अब अदालत ने जब फैसला किया है तो या तो ये अदालत को भी मुलवस कर रहे हैं, जजों को, जज साहिबान को, ये बड़ी कोई अच्छी बात नहीं है कि वो ये कहा जाए कि जी वो फलाना गठजोड़ जो है उसकी वजह से हमें पकड़ा गया। वो जजों ने आपको कोई 8-10 पेशियां दी हैं, मौका दिया है, बहस सुनी है, पूरी बहस सुनी है। आप यही कहते रहे कि जी ये गठजोड़ अदालत में तो आपको टीटीज की मनी ट्रेल देनी थी और आराम से निकल जाते कि ये करोड़ रुपया मुझे फलाने भेजा, ये 2 उसने भेजा, ये मेरे बेटे ने ये बिजनेस किया लंदन में, उसने फ्लैट बेचा और मिले हैं, उसने जो बनाए हैं और वो बेचे हैं। शाहिद साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब। अब एपीसी के फैसलों के बाद अब जो इन्होंने अपोजिशन ने फैसला किया है, कोयटा में इनका पहला 11 अक्टूबर को जलसा होने जा रहा है, आपको क्या लगता है पंजाब का इंतखाब क्यों नहीं किया गया? क्या अपोजिशन को इस बात का अदराक है कि पंजाब से लोगों को मोबिलाइज करना बड़ा मुश्किल है इस सिचुएशन में? कैसे, क्या कह के आप लोगों को मोबिलाइज करेंगे? हाँ, इनसे लोग इकट्ठे नहीं हुए। मैं कहता हूँ अगर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और अदालत में पेशी पर नहीं बंदे इकट्ठे हुए, मरियम बीबी की जो कि बड़ी एक करिश्मा उनका बन रहा है, उनके लिए वो पत्थर मारने वाले 15-20 लोग थे जो साथ आ गए थे। और वो आप पिक्चर देख लें, खुद देख लें, मैं अगर झूठ गलत हो तो 100 होंगे, 50 होंगे। और लाहौर मतलब जैसे शहर में या पिंडी जैसे शहर में जो कि इनका अपना शहर हो, वहाँ भी लोग ना निकले तो लोगों ने भी तो कुछ सोचना शुरू कर दिया होगा, मेरा ख्याल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सोचना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज तकरीबन 28 साल के बाद अयोध्या में वाक़े 500 साला तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत के केस का फैसला सुनाते हुए लखनऊ की खुसूसी अदालत ने LK अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ओमा भारती समेत तमाम 32 मुल्ज़मान को बरी कर दिया है। बाबरी मस्जिद को 16वीं सदी में मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने तामीर करवाया था, जिसे 6 दिसंबर 1992 में हिंदू इंतहा पसंदों ने शहीद कर दिया था। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद भारत में हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े थे और 3000 से ज्यादा अफराद लुकमा अजल बने थे और भारत का जो सियासी मंजरनामा था ये तब्दील होकर रह गया था। और उस वक्त के वजीर आला कल्याण सिंह और शिवसेना के सरबराह बाल ठाकुरे और LK अडवाणी समेत 49 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए थे। फिर 3 दिहाइयों तक चलने वाले इस केस के दौरान 17 मुल्ज़मान इंतकाल कर गए, जबकि बाकी 32 मुल्ज़मान को आज CBI की जानिब से अदालत में पेश करदा नाकाफी ऑडियो और वीडियो शवाहिद के बिना पर बरी कर दिया गया। जबकि ये सब जानते हैं कि साबिक नायब वजीर आजम LK अडवाणी वो भारतीय नेता हैं जिन्होंने बाकायदा राम जन्मभूमि की तहरीक चलाई थी और इंतहा पसंद हिंदू सियासी जमात भारतीय जनता पार्टी BJP और नरेंद्र मोदी के ये सियासी गुरु हैं। हम आपको ये भी बताते चलें कि बाबरी मस्जिद से मुतालिक 2 मुकदमे अदालत में ज़ेर समाअत थे। एक मुकदमा ज़मीन की मलकियत का था, जिसका फैसला इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता साल नवंबर में सुनाते हुए ये कहा था कि वो ज़मीन जहां बाबरी मस्जिद थी वो मंदिर की ज़मीन थी। इसी मकाम पर 2 महीने पहले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी राम मंदिर का संग बुनियाद भी रख चुके हैं। दूसरा मुकदमा था बाबरी मस्जिद की शहादत का, जिसका फैसला आज सुना दिया गया है और यकीनन इस फैसले से ये साबित हो गया है कि भारत में बरसरे इक़्तिदार हिंदू इंतहा पसंद सियासी जमात BJP भारत में बसने वाले मुसलमानों से दुश्मनी पर उतरी हुई है और वहाँ इंसानी हुकूक की क्या सूरत हाल है। इस हवाले से ये खबर भी अहम है कि इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंडियन हुकूमत की तरफ से उसके बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाने के खिलाफ और इंडियन इदारे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑफ इंडिया की तरफ से डराने धमकाने की वजह से अपना भारत में मौजूद जो दफ्तर था उसको बंद कर दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का यह कहना है कि भारतीय हुकूमत दिल्ली फसादात और मकबूजा कश्मीर के मुतालिक आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रही है। चंद रोज पहले मोदी सरकार के बारे में 44 भारतीय बैंकों के जरिए $1.5 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग और खित्ते में दहशतगर्दों की माली मुआवनत का इंकशाफ भी हुआ है। फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई ये 2011 से 2017 के दौरान की गई और ये काला धन इंडियन प्रीमियर लीग IPL के जरिए इसको सफेद करने की कोशिश की गई। इस सारी सूरत हाल पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड दिफाई तज्जियाकार है अमजद शुएब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद शुएब साहब आपका। जनरल साहब, लखनऊ की अदालत ने जो बाबरी मस्जिद केस में जो मुल्जिमान को 32 मुल्जिमान को ये कहकर बरी किया है कि जो वाकया हुआ था ये मंसूबा बंदी के तहत नहीं हुआ था और कहा गया कि जो शवाहिद हैं वो नाकाफी हैं जिसकी वजह से बरी किया गया। इस मैसेज से भारत में जो अक़लियती मुसलमान हैं और दुनिया भर के जो मुसलमान हैं, आपके ख्याल में क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है इस फैसले के जरिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो अगर भारत में कोई ऐसा शख्स मौजूद है हिंदू कम्युनिटी में जिसका ज़मीर मौजूद है, ज़मीर जिंदा है, तो मेरा ख्याल है आज उसका सर शर्म से बिल्कुल झुक गया होगा। जहां तक ताल्लुक है मुस्लिम कम्युनिटी का या सिख कम्युनिटी का, क्योंकि सिख भी आपको याद होगा कि दिल्ली में हजारों सिखों को कत्ल किया गया जब ये इंदिरा गांधी वाला वाकया हुआ था और बहुत सारी औरतों को जलील और बेतौकीर किया गया। बहुत सारे सिख शहर ये भारत छोड़ के तो कनाडा भाग गए, चले गए अपनी जानें बचा के, लेकिन उनको भी इंसाफ नहीं मिला। यही हाल मुसलमानों का है और जब से मोदी आए हैं उन्होंने तो मुसलमानों को बिल्कुल आप समझ लीजिए कि अपने हिसाब से खारिज कर दिया, क्योंकि अभी उनके खिलाफ शरीयत के वो कवानीन भी पास किए। फिर आप देखिए कि जहां जहां मुसलमान के साथ जुल्म हुआ, गुजरात का केस ले ले, 2000 लोग मारे गए, कोई इंसाफ नहीं, लोग छोड़ दिए। समझौता एक्सप्रेस का देख लें, कौ विजिलेंटे सड़कों के ऊपर इतने लोगों को कत्ल करते रहे लेकिन किसी को कोई सजा नहीं। फिर ये अभी दिल्ली का वाकया हुआ, 50 लोग दिल्ली में मार दिए। मुसलमान का खून तो वहां इतना सस्ता है बिल्कुल, और इतनी बेशर्मी और इतनी डिटाई से वहां पे ये फैसला उनके खिलाफ करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ। इंसान हैरान रह जाता है कि जमीर नाम की कोई चीज है ही नहीं यहाँ पे। अब बात यह है कि ये नफरतों के बीज बोए मोदी ने आके हिंदुत्व का प्रचार करके, और आज जो बीज बो दिए गए, ये हिंदू सोसाइटी को जो लोग समझते हैं वो जानते हैं कि ये वापस जाने वाला प्रोसेस नहीं है। ये नफरतें बढ़ेंगी, पहले से बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि ये इसकी सरकारी सरपरस्ती है। और जनरल साहब, एमनेस्टी इंटरनेशनल का भारत में अपने दफातर बंद करना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उस पर आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है, फिर जो भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है उस पर आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो इससे ज़्यादा और दुनिया पर भारत का चेहरा क्या बेनकाब होगा कि भारत अब खुद ही अपनी जो हरकत हैं उनकी वजह से पूरी दुनिया में बेनकाब हो रहा है। और ये बात साबित हो गई है कि भारत अक़लियतों का मुल्क नहीं है। भारत में सिर्फ मुसलमान नहीं, कोई और भी मज़ाहिब के लोग जो हैं वो महफूज नहीं है। देखिए, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। अभी सुब्रमण्यम स्वामी जो इनके बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अक़लियतों के कोई हुकूक नहीं होते, हुकूक सिर्फ अक्सरियत के, और अक़लियत को उसके साथ मिलकर चलना पड़ता है। ये सोच है। लेकिन अब ये देखिए, जो देखने की बात है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के तो अपने मुफादात हैं, मुनाफकत है, वो तो शायद ना हिले, लेकिन क्या भारत के मुसलमानों पे भी कोई पाबंदी है? वो क्यों नहीं उठे? असल चीज ये है कि उन लोगों को उठना चाहिए जिनके ऊपर ये जुल्म हो रहा है। बिल्कुल, उनके दीनी उलमा जो कि देवबंद के उलमा मशहूर हैं और वहां पे बैठे हैं, क्या उनको ये नजर नहीं आता कि वो उठ के बात करें? और बाबरी मस्जिद जो है ये एक दीनी मसला था, लेकिन वहां से ये मजहबी लोग भी उठ नहीं रहे। अब जरूरत इस बात की है कि इन लोगों को, हमारे मुसलमान भाइयों को, ये दीनी भाइयों को वहां पे ये सोचना और फैसला करना है
कि क्या आइंदा नस्लों को इसी गुलामी में छोड़ के जाना है या इसके लिए कुछ करना उन्होंने। बिल्कुल सही। ये एक जैन साहब, जो भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं का कत्ल हुआ, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को नोटिस भी जारी कर दिया है, क्या हमें ये मामला आलमी फोरम पर, आलमी सतह पर भी उठाना चाहिए और भारत से कहना चाहिए कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए? देखिए, ये बिल्कुल उठाना चाहिए था। ह्यूमन राइट्स के भी इशू है, वहां भी उठाना चाहिए था, और तमाम फोरम पे, यूनाइटेड नेशन में आप चले जाएं। हाँ। लेकिन ये है कि ये होता नहीं, करते नहीं हम लोग। हालांकि हिंदू जो है उनको भी मारने का मसला यही था कि उनके नाम के साथ लगा हुआ था पाकिस्तानी। पाकिस्तान से गए थे, किसी और जगह से हिंदू गए होते तो शायद ये हाल ना उनका होता। ये पाकिस्तानी हिंदू थे, लिहाजा पाकिस्तान दुश्मनी, मुसलमान दुश्मनी, ये आज वहां पे छाई हुई है उनकी तमाम पॉलिसीज के ऊपर। और ये वहां के मुसलमानों ने ही ये फैसला करना है, वहां के सिखों ने फैसला करना है। 4 करोड़ सिख हैं, 21 करोड़ मुसलमान हैं, 25 करोड़ कोई छोटी आबादी नहीं है। ये कई दुनिया के ममालिक से बहुत बड़ी, कई गुना बड़ी आबादी है। तो लिहाजा इन लोगों को चाहिए कि अपने हुकूक के लिए उठ खड़े हों। इन लोगों को चाहिए कि हिंदू को उसका ठिकाना, उसकी जगह दिखाएं। बिल्कुल सही। अगर नहीं करेंगे तो आइंदा नस्लें इनकी तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। इनके लिए कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय इसके कि ये अपना मजहब बदलते रहें, क्योंकि भारत में तो यह कहा जाता है कि घर वापसी का काम शुरू है, आप लोग अपना मजहब छोड़े और हिंदू बन जाएं। बिल्कुल सही। अच्छा जैन साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे ऊपर तो FATF की तलवार लटकती है। कहा जाता है जी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, पैसा दहशतगर्दों के लिए, दहशतगर्दी के लिए, उनकी मुआवनत के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अब जो भारत के 44 बैंकों ने 157 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये बात कोई आप नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, पाकिस्तान ये बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट नेटवर्क की रिपोर्ट जो है उसमें ये सारे इंकशाफात किए गए हैं। तो बात ये है कि जो भारत में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, भारत पर दुनिया की नजरें क्यों नहीं है? ये तलवार हमेशा पाकिस्तान पर ही क्यों लटकती है? फिर अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट देखें जिसमें केरला और असम में दहशतगर्दों की मौजूदगी की निशानदेही हुई। फिर भारतीय रिटायर्ड मेजर गुरु आर्या जो पाकिस्तान में के बारे में जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए रकम की तरसील की है, उन्होंने इंकशाफ किया। फिर कुलभूषण यादव के इंकशाफात यहाँ के दहशतगर्दी के लिए। और दुनिया को क्या सबूत चाहिए? इसके बावजूद दुनिया की पाबंदियां हमारे लिए, FATF की तलवार हमारे लिए, भारत जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है और जो पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है, इस पर किसी की नजर नहीं। देखिए, यूनाइटेड नेशन या यूनाइटेड नेशन के अदारे ये बड़ी कुव्वतों के आलाकार हैं। ये इनकी सोच वो सोच नहीं है जहां कोई इंसाफ हो या ईमान या ये कह लीजिए कि इखलाकियात, वो कैसा तो है ही नहीं। हाँ। लेकिन असल चीज ये पूछने की कि क्या पाकिस्तान पे कोई पाबंदी थी कि पाकिस्तान FATF में नहीं जा सकता था भारत के खिलाफ? हाँ। क्यों नहीं? भारत, आपके पास कुलभूषण के सबूत थे, आपको मनी ट्रेल उसने बताई, आपके पास सबूत की कमी नहीं थी। हाँ। लेकिन ये कि आप नहीं गए। तो ये जो हमारी नाकामियां हैं, हमारी अपनी, मैं समझता हूं कि बेपनाह कोताहियां हैं जो कि हमारे आड़े आ रही हैं। हमें वो सफारतकारी हम कर ही नहीं रहे जिसकी जरूरत है आज आपके लिए। भारत पूरी सक्सेसफुल उसने कैंपेन चलाई हमारे खिलाफ, हमारे 70-80 हजार लोग मारे गए, लेकिन भारत अपनी सफारतकारी से दुनिया में यह बावर कराने में कामयाब हुआ कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है। हर कोई आगे भारत में जो विजिटर आता है वो हमें भाषण दे जाता है कि जी पाकिस्तान को बंद करनी चाहिए दहशतगर्दी। तो कसूर हमारा है। सही। ये इससे बड़ा और कसूर कोई नहीं कि आप 70-80 हजार लोग मरवा लें और उसके बाद भी इल्जाम आप पे आई है। उनके खून के साथ भी एक गद्दारी है कि आपने ये मुकदमा नहीं लड़ा। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद आप हमारे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 3 नवंबर को होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से पहले सदारती मुबाहिसे का इनेकाद हुआ। इस सदारती मुबाहिसे में रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने शिरकत की। इस मुबाहिसे की सबसे अफसोसनाक बात यह थी
कि दोनों सदारती उम्मीदवारों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहायत नामुनासिब अल्फाजों का इस्तेमाल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहला मुबाहिसा 6 मराहिल पर मुश्तमिल था, जिसमें 6 सवालात थे, हर मरला 15 मिनट पर मुश्तमिल था। सदारती मुबाहिसे में कोरोना वायरस को लेकर, मईशत, फिर नस्ली तासुब के ख़िलाफ़ मुजाहरों और शहरों में शोरश के अलावा सुप्रीम कोर्ट, इंतखाबात के साथ साथ ट्रंप और जो बाइडन के रिकॉर्ड के हवाले से भी तफसीली डिटेल में गुफ्तगू हुई। सदारती मुबाहिसे के दौरान जो बाइडन ने कहा कि हर शख्स जानता है कि ट्रंप झूठे हैं। ट्रंप सेहत से मुतालिक मसाइल पर झूठ बोलते रहे। उनके पास हेल्थ केयर से मुतालिक कोई प्लान नहीं है। ट्रंप को तो मालूम ही नहीं होता कि वो बात क्या कर रहे हैं। जो बाइडन ने कोरोना वबा से अमवात और केसेस में इजाफे का जिम्मेदार ट्रंप को करार देते हुए कहा कि ट्रंप ने स्कूल टीचर से भी कम टैक्स दिया। जो बाइडन ने फिर ट्रंप को मस्खरा, नस्ल प्रस्त और रूसी सदर की कठपुतली करार देते हुए अमरीका का बदतरीन सदर करार दिया। ये सारी जो एक दूसरे पर तनकीद हो रही थी, ये बहस के दौरान दोनों ने एक दूसरे को इस तरह के अल्फाजों से नवाजा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बाइडन तुम में बिल्कुल होशियारी नहीं है। ट्रंप ने कोरोना वबा के हवाले से अपनी हिकमत अमली का भरपूर दिफा किया और कहा कि हमने तो बहुत ज़बरदस्त काम किया, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो काम हमने किया वो तुम कभी नहीं कर सकते थे, ये तुम्हारे खून में ही नहीं है। ट्रंप ने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की एक नशस्त पर तेज़ी से तकरीर से मुतालिक अपनी कोशिश का दिफा करते हुए कहा कि इंतखाबात के असरात होते हैं और डेमोक्रेट्स के एतराज़ात के बावजूद उन्हें इसका हक हासिल है। इस मुबाहिसे से चंद घंटों पहले जो बाइडन ने अपने 2019 के टैक्स गोशवारे भी जारी किए। जो बाइडन ने ये इकदाम ऐसे वक्त में उठाया जब न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 और 17 में फेडरल इनकम टैक्स में सिर्फ $750 की अदायगी की थी, जबकि मुबाहिसे के दौरान सदर ट्रंप ने अपने फेडरल इनकम टैक्स के हवाले से कहा कि मैंने कई लाख डॉलर अदा किए। मैंने $3 करोड़ 80 लाख एक साल और $2 करोड़ 70 लाख एक साल में अदा किया। अब सवाल यह है कि जब ऐसे मुबाहिसे होते हैं तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि ऐसी बहस के दौरान जब कोई उम्मीदवार जो है वो दूसरे उम्मीदवार पर बाजी ले जाता है, सबकत ले जाता है, तो इन वजूहात की बिना पर कभी इंतखाबात का जो है ना उन्होंने नया मोड़ इख्तियार किया और लोगों ने अपना जो एक माइंड सेट होता है वोट करने का उसको चेंज किया हो सिर्फ इन मुबाहिसों की बुनियाद पर? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया नुमाइंदा वाशिंगटन हमारे साथ इस वक्त हैं खुर्रम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका। खुर्रम, आप सब जानते हैं कि जब सदारती इलेक्शन का ये पहला मुबाहिसा हो रहा था डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दौरान, तो बड़ी कोशिश रही कि एक दूसरे को बार बार इंटरफेयर करके जिच किया जाए, ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। सवाल मेरा यह है, क्या ऐसी बहसों तकरार के बाद क्या वोटर अपना माइंडसेट भी बदलता है? कभी इंतखाबात जो है वो अपना रुख भी बदल लेते हैं ऐसी बहसों के बाद? फ़ायदा क्या होता है ऐसा इसका? जी बिल्कुल शादिया, 1856 में पहली दफ़ा ये मुबाहिसा हुआ, ये डिबेट हुई जो अब्राहम लिंकन और सेनेटर जो स्टीवन डगलस के दरमियान हुई थी, और यहाँ से इसकी बुनियाद हुई। कल हमने देखा ये एक प्राइमरी स्कूल के बच्चों की लड़ाई में तब्दील होती हुई नज़र आई। इनका बिल्कुल फ़ायदा होता है। हमने देखा कि निक्सन और कैनेडी के दरमियान 1960 में जब मुबाहिसा हुआ तो जो निक्सन थे उनको उस मुबाहिसे के बाद उनके जो कैनेडी थे उनको एज मिला, उनके ग्राफ ऊपर चला गया। मिलियंस ऑफ लोगों ने इसको देखा। कल 70 मिलियन जो यहाँ पे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने अक्रॉस अमेरिका मुख्तलिफ नेटवर्क्स जो अमेरिका के हैं वहाँ से टीवी के ऊपर 70 मिलियन प्लस लोगों ने इसको व्यू किया। इसके अलावा जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग थी अराउंड द वर्ल्ड वो उसके मिलियंस ऑफ जो व्यूअर्स थे उसका भी काउंटिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो देखने में आया है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो प्रेसिडेंट ट्रंप के हमायती हैं, कल उन्होंने वाशिंगटन के अंदर फायर वर्क भी किया। आज सुबह बाइकर्स जो है उन्होंने पूरे अमेरिका के अंदर रैलीज निकाली और उन्होंने अपनी इस डिबेट को अपनी फतह करार दिया। उनका यह कहना था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुकम्मल तौर पे नॉकआउट किया बाइडन को, जबकि बाइडन का कहना है कि ये एक लड़ाई, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो रवैया है वो लड़ाई वाला रवैया था, एक हेड ऑफ द स्टेट का रवैया नहीं नजर आ रहा था। लिहाजा प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो हर सतह के ऊपर उसको अपने आप को डिफीट किया। लेकिन हकीकत ये है कि प्रेसिडेंट कोरोना वायरस जिसने इस साल पूरी दुनिया को में मईशत के लिहाज से, इंसानी जानों के लिहाज से बड़ा नुकसान दे रहा पूरी दुनिया में। अब अमेरिका में 2 लाख से ज़ायद अमरीकी जो है ना इस वजह से हलाक हुए। ट्रंप अपने डिफेंस में कहते रहे उन्होंने बड़े अच्छे इकदाम उठाए हैं, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। क्या ट्रंप जो बयानियाँ अपनाते रहे कोरोना वायरस के हवाले से, जो उन्होंने इकदाम उठाए, वहाँ की अवाम मुत्तफिक है ट्रंप के इकदाम से? ज़ाहिर है इस चीज़ को भी तो लोग मद्देनज़र रखेंगे ना, हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर बड़ा कॉन्शियस है लोग। तो ट्रंप के इस बयानिए पर लोग क्या कहते हैं?
जी देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो रिपब्लिकन स्टेट्स हैं उन्होंने तो रिपब्लिकन को ही वोट डालना है, इस डेमोक्रेट स्टेट है उन्होंने डेमोक्रेट के ही वोट डालेंगे। जो स्विंग स्टेट्स हैं जैसे यहाँ पे पेंसिल्वेनिया हो गया, फ्लोरिडा हो गई, नॉर्थ कैरोलिना हो गई, ओहायो और आयोवा स्टेट्स हो गई, जो स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ पे जो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं, क्या वो प्रेसिडेंट ट्रंप को वोट डालेंगे इस पेंडेमिक के हवाले से? तो जो पेंडेमिक है उसके हवाले से तो एक बहुत बड़ी नाकामी देखने में नजर आ रही है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको WHO और चाइना के साथ अटैच करते हुए कहा कि जो डेमोक्रेट हैं वो इसको पॉलिटिकली ले रहे हैं, जबकि ये जो हमने मुकम्मल प्रिकॉशंस किए, उन्होंने अपनी डिबेट में कहा कि अगर आज यहाँ पे बाइडन प्रेसिडेंट होते तो 2 मिलियन प्लस अमवात होती, जबकि हमने इसको कंट्रोल, जैसे ही हमें पता चला ये अमेरिका के हिट कर रही है तो हमने उसको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया और अब 2 लाख अमवात जो हुई हैं। लेकिन हमने ये भी जो वोटर्स हैं वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नजर नहीं आ रहे। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अहम चीज है इस डिबेट के हवाले से, वो उन्होंने जो उनका टैक्स का मामला था, जो 2 दिन पहले इस डिबेट से 2 दिन पहले उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम ने उसको बाहर निकाला, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको मुकम्मल तौर पर नॉकआउट किया और 12 सवालों के जवाब के बाद उनका यही कहना था मैंने मिलियंस ऑफ डॉलर का इनकम टैक्स दिया। तो उन्होंने इनकम टैक्स का लफ्ज भी इस्तेमाल किया कि लेकिन जो बाइडेन इस पॉइंट को जोर से नहीं उठा सके, हालांकि वो इसको बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल कर सकते थे प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ। अच्छा, एक और मौजू, आखिरी सवाल जो बड़ा ज़ेरे बहस रहा वो ये, जी बोलिए। इसमें जो अहम चीज है वो इस वजह से जो बाइडन इस सवाल से पहले इस वजह से वो अंडर प्रेशर आ गए थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको सोशलिस्ट जो विंग है उसके साथ अटैच करने की कोशिश की, सोशलिस्ट जो एजेंडा है जो लेफ्टिस्ट के साथ अटैच करने की, वो प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन जो थे उसको डिफेंड नहीं कर सके सही तरीके से कि वो कैसे, उनका ये कहना था अब मैं डेमोक्रेट पार्टी हूं, अब मैं जो कहूंगा उसी हिसाब से फैसले होंगे। उनका मतलब ये कहने का ये था कि हमारे डेमोक्रेट के अंदर सोशलिस्ट एलिमेंट मौजूद है। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता दौरे हुकूमत से ही सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की वेबसाइट्स, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पर हुकूमत मुखालिफ, गैर अखलाकी और नफरत अंगेज़ मवाद जो है ये रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। ये हकीकत है कि हमारे यहाँ सार्फिन अपने सियासी मुखालिफिन के लिए सोशल मीडिया को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस हवाले से इंकशाफ हुआ है कि मौजूदा हुकूमत ने अब ऐसे बेलगाम जो सोशल मीडिया होता जा रहा है इसको कानूनी और अखलाकी दायरे में लाने की तैयारी जो है ना वो शुरू कर दी है। फरवरी में जब वफाकी काबीना ने सिटीज़न प्रोटेक्शन रूल्स 2020 की मंजूरी दी थी तो सिविल सोसाइटी और टेक्नोलॉजी कंपनियों की तरफ से कई तरह के एतराज़ात उठाए गए थे, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हिदायत की कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत की जाए, उसके बाद रूल्स पर असर नौ गौर किया जाए। अब ज़राए के मुताबिक वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मुशावरत का जो अमल है इसको मुकम्मल करने के बाद नए रूल्स तैयार कर लिए। नाइट एडिशन को मौसूल होने वाले दस्तावेज़ के मुताबिक वफाकी और सूबाई हुकूमत, अफसरान, कानून नाफिज करने वाले इदारे, सियासतदानों, कारोबारी अफराद, मजहबी शख्सियात समेत किसी भी शहरी से मुतालिक सोशल मीडिया पर या किसी भी वेबसाइट पर हत्तक आमेज़, तौहीन रिसालत, गुस्ताखाना रिमार्क्स, नाजेबा तस्वीर शाया करने पर 1 महीने के अंदर PTA को शिकायत दर्ज करवाई जा सकेगी। शिकायत कुनिंदा की जानिब से सबूत फराहम किए जाने के बाद फिर PTA जो है ये कार्रवाई अमल में लाएगी। PTA के फैसले के बाद सोशल मीडिया कंपनी और वेबसाइट्स 24 घंटों में मज़कूरा मवाद मुकम्मल तौर पर इसको ब्लॉक करने की पाबंद होंगी। फैसले पर अमल दरामद ना होने की सूरत में PTA मुतल्लिका सोशल मीडिया कंपनी या किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट फराहम करने वाली कंपनी के ज़रिए मुकम्मल तौर पर ब्लॉक करवा देगी, जबकि गैर कानूनी मवाद अपलोड करने वालों के खिलाफ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के तहत जुर्माने और सज़ा की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इस पर मैं बात करूंगी। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो हुकूमत करने जा रही है इस सिलसिले में PTA हुकाम ही फाइनल अथॉरिटी होंगे या जो फिर फ्री कैन होंगे, इनको सुनने के लिए कोई अदालती कार्रवाई भी हो सकती है, कोई ट्रायल कोर्ट भी होगा, कौन इसकी अथॉरिटी होगा?
शाज़िया देखिए, मामला ये है कि गुज़श्ता 15 सालों के दौरान पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा फ़रोग हासिल किया और उसके बाद जब 3G 4G टेक्नोलॉजी का आगाज़ हुआ तो ये इन सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद करोड़ों में पहुँच चुकी है। हम देखते हैं कि कोई भी शुबा हो, वो सियासतदानों की हम बात करें, गवर्नमेंट फंक्शनरीज की बात करें, पॉलिटिशियंस हों, कारोबारी तबका हो, ये मजहबी तबके हों, वहाँ पर इस सोशल मीडिया का बहुत गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसके साथ साथ दुश्मन ताकतें भी पाकिस्तान के वक़ार और सलामती को मुतासिर करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। जब भी कंप्लेंट आती है, PTI उसके ऊपर एक्टिव करने हो की कोशिश करता है कार्रवाई की, लेकिन उसके रिजल्ट नहीं मिलते। एक पहले रूल्स बनाए गए जिसके ऊपर सिविल सोसाइटी ने एहतजाज किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच मुतासिर होगी। प्राइम मिनिस्टर ने इंटरवीन किया, कमेटी बनी और अब उस फ्रीडम ऑफ स्पीच को इंश्योर कर दिया गया है। नाइट एडिशन को जो मसूल होने वाली दस्तावेज हैं उसके मुताबिक जो अब नए रूल्स तैयार किए गए हैं, रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट 2020, इसके मुताबिक अब जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर कर दिए गए हैं। और आपका जो पर्टिनेंट क्वेश्चन था उसके मुताबिक PTI ही सारी कार्रवाई को रन करेगी। अच्छा। और उसके मुताबिक जब उसके पास वो कोई भी सरकारी अफसर हो, मुलाजिम हो, इदारा हो, वजारत हो, वफाकी हुकूमत की या सूबाई हुकूमत की, उसके पास सबूत होना चाहिए कि उसको डैमेज करने के लिए, उसकी साख मजरूह करने के लिए उसके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया है जिससे वो मुतासिर हुआ है, तो वो PTI में शिकायत फाइल करेगा। PTI जो वहाँ पर एक बिल्कुल वो उसकी हियरिंग करेगी, लेकिन उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और उसके बाद तो अगर किसी का यूट्यूब चैनल ब्लॉक हुआ है, किसी का अकाउंट ब्लॉक हुआ है ट्विटर पर, फेसबुक पर, या किसी का यूट्यूब चैनल जिस पर ऐसा मवाद जो है ना वो चलाया जा रहा है जो आपकी कौमी सलामती उसके ख़िलाफ़ हो, या कोई और ऐसा किसी शख्सियात के ख़िलाफ़ ज़ाती मफाद के लिए आप अगर इस तरह कर रहे हैं, तो उसके ख़िलाफ़ अपने डिफेंस में अपील भी की जा सकती है, वो भी PTI में ही होगी? जी बिल्कुल, उसका बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एक तरीक़ेकार प्रिस्क्राइब्ड है। वो जो आपने जो सवाल टेकअप किया उसको एक डिफरेंट रूल्स के तहत, कानून के तहत उन मामलात को टेकअप किया जाएगा। PTI जब फैसला करता है तो उस फैसले को किसी भी हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज किया जा सकता है। और इन मौजूद नए रूल्स की बात करें, जो रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट है, इसके लिए भी अपील मुतल्लिका हाई कोर्ट में की जा सकेगी। इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि जहां पर पाकिस्तान का हम देखते हैं कि जो इसके अंदर बहुत वाज़े तौर पर कहा गया है कि कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसा पैगाम जो कि मजहबी मुनाफरत फैलाए, जो फ़िरका वारियत से मुतल्लिक हो, तौहीन रिसालत से मुतल्लिक हो, या पाकिस्तान की कल्चरल और एथिकल सेंसिटिव से मुतल्लिक हो, उसको मुतल्लिका कंपनी को ब्लॉक करने का पाबंद किया जाएगा। इस वक्त यूट्यूब, गूगल प्लस, टिकटॉक हमारी बात नहीं मानते, और रिसेंटली टिकटॉक के ऊपर बहुत सी ऐसी वीडियोज़ आई जो कि बहुत गैर मुनासिब थी, लेकिन उनको उस तरीके से इफेक्टिवली हैंडल नहीं करवा सके। अब क्या किया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर जितने सर्विस प्रोवाइडर हैं जो डिफरेंट सोशल मीडिया के लिए इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या कोई इंटरनेट के लिए वेबसाइट के लिए इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो PTI के बाउंड होंगे कि उस फौरी तौर के ऊपर अगर मुतल्लिका कंपनी उस कंटेंट को ब्लॉक नहीं कर रही तो जो सर्विस प्रोवाइडर होगा उसके ऊपर ये लाजिम होगा कि उसको ब्लॉक करे। अच्छा, फिर जो कंपनी इंटरनेट दे रही होगी वो ब्लॉक किया जाएगा, बिल्कुल उसको ब्लॉक करे। सही, बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।